Shri Pradeep Kumar ji, the Sutradhar of this particular program, who extended support through their office to organize this program. This is called Awareness Program on Z Scheme. And the head of this institution, Director, Professor Dr. Rana Sahab, present with us during the program. The Chief Administrative Officer, Kumar Singh ji, and Assistant Directors and their team from MSME DFO Office, Patna, faculty members of CIMP, students, and prospective or potential entrepreneurs, incubatees, and all those whose names I'm not able to address from here. I would like to welcome all of you here in this program being organized by MSME DFO Patna, which is basically based on promoting entrepreneurship. Entrepreneurship this provides a way to become self-reliant, जिसके लिए आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं. So this has been continuously going on or developing its phases, its जो इसका तरीका है, स्वरूप है from ancient India. Many of the foreigners, many of the developing countries, they are seeking us on India to understand the best practices, especially for the adopting by us, especially in the field of micro entrepreneurship. जब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी तरह के साइज़ के हम एंटरप्राइज़ की जब बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में आज भी अडॉप्ट की जाती हैं. एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और एक ऐसा करियर ऑप्शन है विच प्रोवाइड्स यू टू बिकम योर ओन बॉस, who can generate his own ideas, who can generate income for his own, not for his own, but he provides direct or indirect employments to others. He also contribute in the GDP of the country, of the particular state or the particular local economy. So this is also a kind of patriotism through which we can opt a career in this field, and we can develop ourselves, and we can develop the society, we can support to developing our countries. जहाँ तक जेड स्कीम की बात है तो हम देखेंगे कि भारत का जितने भी हमारे इंडिया में या हमारे देश में जो भी हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो सब केमिकल लेस होते थे, नेचुरल होते थे, ऑर्गेनिक. अभी दोबारा से ऑर्गेनिक खेती के बारे में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में या केमिकल लेस प्रोडक्ट्स के बारे में या जो एनवायरनमेंट के ऊपर या किसी दूसरे तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्म ना करते हों, ऐसे प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के बारे में जेड स्कीम्स के माध्यम से या इस तरह के दूसरे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. यूएनओ के जो एसडीजीज़ हैं, 17 एसडीजीज़ जो यूएनओ ने नोटिफाई किए हैं, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं, तो उन सब में भी आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिस, ऐसी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो एनवायरनमेंट को हार्म करती हो या जो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उसको हार्म करती हो, किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह की कोई भी किसी तरह का नुकसान पहुँचाती हो, तो उन प्रैक्टिसेस को रोका जाता है, उन प्रैक्टिसेस को बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है, उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को. बहुत सारी कंट्रीज़ तो ये साफ लिख देती हैं, एक अंडरटेकिंग लेती हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो हमारे देश में, इसमें चाइल्ड लेबर का यूज़ नहीं किया गया है, इसमें इन्वायरमेंट को हार्मफुल कोई भी इस तरह का कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं. तो एक सस्टेनेबल एक पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये जेड स्कीम उसी के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे यूएनओ के जो एसडीजीज़ हैं उनको भी फॉलो करती है. और जैसे ही यूएनओ के एसडीजीज़ को हम जब फॉलो करने लगते हैं हमारी एंटरप्राइज़ में, तो कहीं दुनिया के किसी भी देश में हमारा बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको इंपोर्ट करने में या उसको जो शुरू में बात कही थी वर्मा जी ने, तो उसको उस लॉट को या उस प्रोडक्ट को उनको रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं बनता है. तो कुछ बेसिक जो नीड्स होती हैं आपको अपने देश के लिए जो आप प्रोडक्शन करते हैं और जो सेचुरेशन लेवल पे जब आप पहुंचते हैं तो
तो आप किसी दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को टारगेट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अप्रोच करते हैं तो बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, बहुत सारे रिकॉग्निशंस लगते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। अगर जेड सर्टिफिकेशन में आप गोल्ड सर्टिफिकेट, जो इनका सबसे एडवांस सर्टिफिकेट है, वो आप अगर एक्वायर कर लेते हैं, देन यू वुड बी एबल टू बी एक्सेप्टेड बाय मेनी ऑफ द कंट्रीज विद योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हाट यू आर गोइंग प्रोवाइड, उसमें आगे बढ़ाने के लिए, लेने के लिए। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की अभी यहाँ पे फैकल्टी फेटर्निटी है, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी के भी कुछ लोग जरूर जुड़े हुए होंगे। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े पैकेज के ऊपर जाके और प्लेसमेंट के लिए या जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा काफ़ी चार्म रहता है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर स्काई इज़ द लिमिट फॉर प्रोग्रेशन। करियर की बात करें आप या कुछ और की बात करें, मैं कुछ एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी अगर आपका टारगेट है, जो कि जनरली होता है अगर सरकारी नौकरी में कहीं कोई जाना चाहता है तो यूपीएससी इज़ द टॉप मोस्ट, जो भी सबसे पहला एक चॉइस होता है। या कॉर्पोरेट सेक्टर में एमएनसीज में कहीं आप जाएंगे, आप चूँकि सीआईएमपी में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अच्छे प्लेसमेंट की बात करेंगे तो करोड़ों रुपए के और लाखों रुपए के पैकेजेस पे हमारे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स होते हैं वो जाते हैं। लेकिन ये चाहे जो करोड़ों रुपए के पैकेज पे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जाते हैं या जो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर टॉप पोजीशन भी जो मनचाहा कैडर और मनचाही जो पोस्टिंग जो पा जाते हैं, वो लोग भी कभी उससे बड़ी कोई चीज़ अगर उनको मिल जाए तो वो उसको जो पोजीशन उन्होंने एक्वायर की है बाय क्रैकिंग द कंपटीशन और बाय ग्रेजुएटिंग, ये जो डिग्री अर्न करने के बाद में, अचीव करने के बाद में, वो किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं या वो उस लीजेसी को कि अब मैं 60 ईयर्स का हो गया हूँ, रिटायर्ड कर रहा हूँ तो ये पोस्ट आगे से आप संभालिए, ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी आईएएस अपने बच्चे को कि अब ये आगे से आईएएस अब आप बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ही ऐसा होता है, यही एक ऐसा करियर है कि जिसको आप जहाँ भी छोड़िएगा वहाँ से आपकी अगली जनरेशन इसको आगे बढ़ा सकती है। इवन मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी को यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप को एज ए करियर ऑप्शन आप चुनते हैं, इसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं, अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेते हैं, एंड माइट बी योर अल्टीमेट गोल टू बिकम लाइक आईएएस ऑफिसर या जो कुछ भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट के बाद में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन को एक्वायर करना। और ये स्टार्टअप या ये जो माइक्रो एंटरप्राइज आप शुरू कर दोगे, ये जिस किसी भी फेज़ में जब होगी और आपका जो अल्टीमेट सपना पूरा हो जाएगा तो उस समय मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप भी इस बात से सहमत होंगे। नहीं सहमत होंगे तो जब ओपन मंच होगा तो कोई बोले कि मेरी बात से सहमत नहीं है, तो आप आईएएस बन जाना या आप वो जो एमएनसी में अपना पोस्टिंग ले लेना, और जो स्टार्टअप या जो एंटरप्राइज आपने शुरू की होगी वो अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, बहन को, पिताजी को, जिस किसी को भी पसंद करते हो उसको आप सौंप के वहाँ से जा सकते हो, भाई आगे इसको चलाइए, इतना मैंने चला के इसको इस्टेब्लिश करके दे दिया, प्रॉफिट मेकिंग इसको बना के दे दिया। लेकिन कोई, ये क्वेश्चन में जरूर बाद में जब ओपन मंच होगा तो पूछना होगा, कोई ऐसा हो कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट बन जाऊं, मैं फ़लाँ नौकरी पा लूं, मैं फ़लाँ पोजीशन पा लूं नौकरी के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, और आप चाहें कि इससे बड़ा मुझे कुछ मिल गया है। फॉर एग्जांपल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, एक मीडियोकर मल्टीनेशनल कंपनी में आपको कोई अच्छी मिल जाती है कोई पोजीशन, और आपका गूगल में, आपका अभी ट्विटर ये बड़ा छाया हुआ है, एलन मस्क ने जब से उसको लिया है, या आप बात करें तो दूसरे किसी में, किसी भी एरिया में आपको उससे बड़ी कंपनी में या टॉप 10 टॉप 5 में से किसी कंपनी में अगर आपको कोई बड़ी पोजीशन आपको ऑफर मिल जाता है, तो क्या आप वो जो छोटा ऑफर है अपना, जो अभी का प्रेजेंट ऑफर है, वो किसी को गिफ्ट कर सकते हो या मैनेजमेंट को ये रिकमेंड कर सकते हो कि ठीक है साहब, मुझे तो इससे बड़ा अच्छी पोजीशन मिल गई है, बड़ा पैकेज मिल गया है, अब मेरी जगह ये काम करेंगे? वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। इवन एक सही कैंडिडेट का भी अगर आप रिकमेंडेशन करेंगे, देन दे विल फाइंड आउट बिहाइंड दैट लाइक इज देयर एनी वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ योर रिकमेंडेशन, इज योर रिकमेंडेशन इज गुड, would that be profitable or beneficial in long term for the company? So they will not going to take even your suggestion, your recommendation, but as an entrepreneur अगर आप कहीं भी किसी भी मंच पे जाएंगे तो न केवल अप्रिशिएट किए जाएंगे, बल्कि आप अपनी लीडरशिप को पीछे छोड़ सकते हैं। अपने हिसाब से आप वीकडेज में कब ऑफ रखना है, आपके ऑफिस आवर्स क्या रखने हैं, आप कितने एम्प्लॉइज़ रखेंगे, लोग आपके हिसाब से काम करेंगे, आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे। आप देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इस चीज़ के लिए गर्व कर सकते हैं कि मेरे टैक्स के पैसे से अस्पताल बना है, या मेरे टैक्स के पैसे से अभी पृथ्वी 5 जो मिसाइल का अभी किया था ना कुछ लास्ट 2-3 दिन पहले ही,
आप ये सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, जो भी टैक्स पे करता है, कि मेरे पैसे से ये नेशनल डिफेंस की जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए रिसर्च होती है, या उनको बनाया जाता है या खरीदा जाता है, या जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उनकी सैलरी मेरे पैसे से जाती है। आप ऐसा गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, या स्टार्टअप की जो मैं बात कर रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाने में या एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन चुनने में सबसे पहला फ़ायदा इसके चुनने वाले को है, एक स्टूडेंट को है, एक एस्पिरेंट को है। इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स चलाती है, उसको तो बहुत बाद में होता है कि आप जब सक्सेस होते हैं, उसको स्केल अप करते हैं, आगे ले जाते हैं, और अच्छे से इस्टेब्लिश करने के बाद में जब कभी टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन तब भी गवर्नमेंट किसी भी, कितना भी बड़े लेवल के एंटरप्राइज को जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो कंटिन्यूसली किसी भी स्केल के एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए हमेशा कंटिन्यूसली गवर्नमेंट जितना टैक्स आपसे लेती है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट हमेशा स्कीम्स, सब्सिडीज़ और प्रमोशन आपका करने के लिए तैयार रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही एक पार्ट KVIC भी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही एक पार्ट है DFO ऑफिस, जो डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, जो आपके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है या जेड स्कीम को जो प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को किया है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारी जो भी जानकारी है, उस जानकारी में अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उस कमी को हमको पूरा करना है। इस कार्यक्रम के बाद में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आजकल देखिए ज़माना IT का है, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, स्कीम आपको मिल जाएगी, प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको वहाँ सारा पूरा मौका मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। मैंने इट इज़ लाइक ये बहुत पीछे की बात है कि आप किसी चीज़ के लिए हमको ऑफिस भटकना पड़े, जाना पड़े, लोगों से हमको रिक्वेस्ट करना पड़े कि हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। इवन इसके बाद में भी अगर आपको लगे तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ, लाइक वेन एवर यू वांट, आप हमारे ऑफिस आइए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में ऑनलाइन है, हालांकि आप आना चाहें आइए, हमें अपने इंस्टीट्यूट में बुला लीजिए, आप अपने फैकल्टीज़ को बताइए। स्टूडेंट से स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, फैकल्टी से कहना चाहूँगा, अपने स्टूडेंट से पूछिए, कभी उनको लगता है दोबारा किसी तरह का कोई ऐसा काउंसलिंग सेशन है, कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्वेरीज वहीं आती हैं जब आप उस पर सोचते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वरना तो कभी कुछ नॉलेज नहीं है तो कन्फ्यूज़न भी नहीं है। मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, नो नॉलेज नो कन्फ्यूज़न। सो जितना ज़्यादा नॉलेज आप एक्वायर करेंगे, गेन करेंगे, उतना कन्फ्यूज़न होगा। ज़रूरत है जिसका भी, उसको आप बुला सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा जिज्ञासु बन के रहिए। देखिए, नौकरी के फील्ड में मैं फिर बाद में यही कह के अपनी बात को, मैं यहाँ पे चूँकि इनॉग्रल एड्रेस है, इसमें लंबी बात मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं यहीं पे इसको समेटूंगा कि करियर और इस सब चीज़ों के बाद में सबसे पहले एक नागरिक के नाते, जिस देश में हम जन्मे हैं, जहाँ की हवा पानी और सब चीज़ लेके हम जीते हैं, उसके लिए हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि वो देश हमारे ऊपर गर्व कर सके, हम उस देश के ऊपर गर्व कर सकें। तो जो एंटरप्रेन्योर जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो लोग हमेशा न केवल अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाते हैं, बल्कि अपने देश में भी, जिस देश में वो रहते हैं, उसको भी दे के जाते हैं। अगर आप जेड स्कीम का फ़ायदा उठा के इंटरनेशनल क्वालिटी के या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट करेगी आपकी कंपनी या आपका जो भी एंटरप्राइज होगा, जो भी वेंचर होगा। तो जब एक्सपोर्टर आप बनते हैं तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, किसी भी देश की गवर्नमेंट का सबसे लाडला बेटा बोलिए, सबसे लाडला दामाद बोलिए, एक्सपोर्टर ही होता है। क्योंकि एक्सपोर्टर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ से फॉरेक्स आता है, और जितना ज़्यादा जो फॉरेक्स लाता है कंट्री के अंदर, वो सबसे ज़्यादा लाडला, सबसे ज़्यादा सम्मान का हकदार होता है। न केवल उसको सम्मान मिलता है, बाकी सुख सुविधाएं तो धन के साथ में अपने आप में आती ही हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ में मैं जेड स्कीम के इस वर्कशॉप के प्रोग्राम में जेड स्कीम के बारे में पूरी चीज़ें ना बता के, क्योंकि ये सेशन बाद में नवीन जी लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट उनका प्रेजेंटेशन होगा, कुछ लिटरेचर भी वो आपके साथ में शेयर किए हैं, प्रेजेंटेशन भी आई होप वो आपके साथ में शेयर करेंगे, ऑनलाइन बहुत कुछ इसके बारे में है। लेकिन जेड स्कीम जो है वो एक अगला स्टेप है। उससे पहले तो ये स्टेप है कि हम एक ये डिसीजन लें कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है या एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, हमको स्टार्टअप की फील्ड में हमको जाना है। तो आप जो भी अपना आइडिएशन कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, स्पेशली जो इंक्यूबेटीज़ हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें जेड स्कीम को अभी से अगर समझ लेंगे तो आप अपनी स्कीम को स्केल अप करने में, उसको आगे फ्लोरिश करने में,
इन सब चीज़ों के प्रोविज़न्स को भी ध्यान में रखेंगे और न केवल प्रोविज़न्स को ध्यान में रखेंगे, हमेशा हमको टारगेट बनाना चाहिए दुनिया का बेस्ट करने के लिए, दुनिया का बेस्ट बनाने के लिए। तो अगर दुनिया का बेस्ट आपको बनाना है तो ये रास्ता जेड स्कीम के उससे ही गुजर के जाता है। अगर जेड स्कीम को नहीं समझेंगे और जेड स्कीम के जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये रास्ता आपका हमारे ही लोकल एरिया में या आपका जहाँ कहीं भी जो भी आपका एरिया है वहीं जाके ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा सोचने के साथ साथ इस जेड स्कीम के जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको अच्छे से समझिए, न केवल समझिए बल्कि उनको अपने स्टार्टअप्स में, अपने आइडियाज़ में या अपने जो भी एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ या जो भी आपके विचार हैं, जो आपके इनिशियल जो सोचा है उसके बारे में इसके साथ भी समानांतर तरीके से, बराबर तरीके से सोचिए। मैं समझता हूँ मैंने शायद थोड़ा सा कंपैरेटिवली शायद ज़्यादा समय ले लिया हो, तो कभी और किसी और मंच पे, किसी और जगह पे हमें अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आप लोगों से इस फ्रेटर्निटी से बात करना चाहेंगे। जहाँ तक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का सवाल है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो फ्लैगशिप स्कीम होती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 50 लाख रुपीज़ तक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 20 लाख रुपीज़ तक के सर्विस यूनिट के लिए मैक्सिमम 35% तक सब्सिडी उसमें प्रोविज़न होता है। यानी 50 लाख रुपए की यूनिट अगर आप लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो 17.5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी का प्रोविज़न होता है। लेकिन बियॉन्ड दैट लिमिट आल्सो लाइक 2 करोड़ रुपए तक की भी यूनिट अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट अगर बैंकेबल है या फिजिबल है, बैंक उसमें तैयार है आपका सहयोग करने के लिए, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। और इसमें लाखों एंटरप्रेन्योर हर साल इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने मोबाइल को अगर चलाते हैं, जो कि सब चलाते ही हैं, एंड्रॉयड या आईफोन iOS यूज़ करते हैं, दोनों पे आप जाके गूगल पे जाके अगर आप PMEGP ऑनलाइन ढूंढेंगे तो ऑनलाइन घर से ही अपने हाथ से ही आप कुछ क्लिक से उसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा ऑनलाइन है, कहीं किसी ऑफिस को आपको विज़िट नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जब ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया 7,000 डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल सेल्स आउटलेट्स हैं, उनके जरिए आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को हम मार्केट प्रमोशन में आपकी मदद करते हैं। हमारा अपना ई-कॉमर्स पोर्टल डेवलपिंग स्टेज में है, ऑलमोस्ट बेटा वर्जन उसका लॉन्च भी हो गया है, उसके ज़रिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। मिनिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं, हमारी KVIC की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की जो एग्जीबिशंस हैं, उन एग्जीबिशंस में जाने के लिए उनके स्टॉल का व्यवस्था या उनका खर्चा या आपका जो एयर फेयर है या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, जो भी नॉर्म्स के हिसाब से, एलिजिबिलिटी हिसाब से वो आपको दिए जाते हैं। एज ए MSME यूनिट अगर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टेंडर में भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लाइक अगर L1 टेंडर आपका किसी का निकला है और उसके 15% के अंदर, 20% के अंदर अगर आपका कोई प्राइस कोट किया है आपने, तो जो भी सप्लाई किया जाना है मटेरियल उसको L1 रेट पे अगर आप तैयार हैं तो वो भी आपको लगभग 20% 25% उसका आपको मिल जाएगा। महिलाओं के लिए गवर्नमेंट सप्लाई में एक अलग से उसमें रिजर्वेशन है। अगर महिला एंटरप्रेन्योर हमारे हैं तो SC ST के जो एंटरप्रेन्योर हैं, नेशनल SC ST हब स्कीम एक चलती है, उसके लिए अलग से 4% के लगभग उसमें रिजर्वेशन है जो भी गवर्नमेंट की खरीदी है। KVIC के जितने उत्पाद होते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी टोटल जो वार्षिक खरीद होती है उसका 20% बिना किसी टेंडर के सीधे वो उसमें सप्लाई ले सकते हैं GFR के नाम के हिसाब से। तो ये चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरल माइंड के लोग हैं, मेरी बातें मैंने एक दो लाइन में बताई, वो मेरी बातों को समझ जाएंगे कि आप इतना उत्पादन ही नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के इन प्रोविजंस का फ़ायदा उठा के बिना किसी टेंडर के गवर्नमेंट सप्लाई ही कर दें। उसी के लिए बहुत उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसी में आप करोड़ों रुपये में खेलने लगेंगे, सही बोले तो पहले इतना कर लीजिए। इसी के लिए गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट की और भी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे आप समझेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करते हुए CIMP के मैनेजमेंट का, फैकल्टीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा। और धन्यवाद तो आभार करना चाहूँगा प्रदीप साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे इस मंच पे आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, बताने का। बाकी भविष्य में ज़रूर ये की शुरुआत हुई है तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।